मुर्दा घर। ये नाम सुनते ही इंसान की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है। आंखों के सामने तुरंत उभर आती है लोहे की बर्फ जैसी ठंडी तख्तियां, जिन पर सफेद चादरों में लिपटे बेजान जिस्म रखे होते हैं। हवा में तैरती सड़ी गली गंध और चारों तरफ पसरा सन्नाटा, जैसे मौत यहां अपनी चौकीदारी कर रही हो। आपने शायद ऐसे कई किस्से सुने होंगे, लेकिन यकीन मानिए, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह उन सब कहानियों से बिल्कुल अलग है। यह कहानी आपको सिर्फ डराएगी ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग के कोनों में गहरी छाप छोड़ देगी। यह किस्सा मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो सच मानिए मेरे हाथ कांपने लगे थे, दिमाग जैसे बोझिल हो गया था। इस कहानी में जो घटा है वह इंसानियत की हदों से परे है। तो आइए अब बिना वक्त गवाएं चलते हैं साल 2011 पुन में। मैं कहानी की मूल कथावाचक उस समय एक सरकारी अस्पताल में आया का काम करती थी। अस्पताल बड़ा था, मशहूर भी, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे वहां के सबसे डरावने हिस्से में भेज दिया था, मुर्दा घर। मेरा रोज का काम था फर्श धोना, खून पोंछना, धूल साफ करना और उन लाशों को संभालना जो हादसों या खून खराबे के बाद यहां लाई जाती थीं। कभी सड़क हादसे में बुरी तरह कुचले गए शरीर आते, जिनसे घंटों तक खून रिसता रहता था। उनके कपड़े लाल गीले गूदे जैसे हो जाते। कभी कोई जली हुई लाश आती जिसकी चमड़ी धीरे धीरे गलकर नीचे फर्श पर टपकती और मुझे उन टुकड़ों को झाड़ू में समेटना पड़ता। कभी किसी की आंखें आधी खुली रह जाती और वह पुतलियां जैसे घूरती, मानो कह रही हों, हम अभी भी जिंदा हैं। ऐसे में मुझे अपने कांपते हाथों से उनकी पलकों को बंद करना पड़ता। हर रात वहां रहते हुए लगता था कि मैं इंसानों के नहीं, किसी और ही दुनिया के बीच काम कर रही हूं। दीवारों पर टंगी पुरानी ट्यूबलाइट की रोशनी झिलमिलाती और सन्नाटे में लाशों से टपकते खून की आवाज सुनाई देती। और इन्हीं खामोश रातों में वह हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुर्दा घर में लाशें अक्सर हफ्तों तक ऐसे ही पड़ी रहती। धीरे धीरे उनकी चमड़ी सड़ने लगती, उस पर मोटे मोटे कीड़े रेंगने लगते। बदबू इतनी जहरीली हो जाती कि बिना मास्क या कपड़े के वहां टिक पाना नामुमकिन था। हर लाश की अपनी एक कहानी होती है, किसी की अधूरी मोहब्बत, किसी का टूटा परिवार, किसी का अधूरा सपना। मगर मुर्दा घर में उन कहानियों का कोई नाम नहीं होता, बस एक ठंडा नंबर जो उनकी बेजान टांग से बंधे टैग पर लिखा रहता है। कुछ लाशें खुशकिस्मत होती जिन्हें रोते बिलखते अपने लोग आकर ले जाते, मगर कुछ इतनी बदनसीब कि कोई पूछने तक नहीं आता। वे हफ्तों महीनों तक वहीं पड़ी रहती, धीरे धीरे सिकुड़ती हुई, नीली पड़ती, फिर सफेद और अंत में बस हड्डियों का ढेर। जब कोई नहीं आता तो अस्पताल से एक ठंडी फाइल आती, अज्ञात शव का निपटारा करो, और सरकारी आदेश पर उन्हें बिना किसी रिश्ते, बिना किसी आंसू के जला दिया जाता। लेकिन आज मैं आपको यह सब इसलिए नहीं बता रही कि आप मुर्दा घर की हकीकत समझें, बल्कि इसलिए कि इस बार जो हुआ वह किसी लाश की नहीं, बल्कि एक जिंदा लड़की की कहानी है। उस लड़की का नाम था तानिया। तानिया एक मासूम, खूबसूरत और सपनों से भरी लड़की थी। उसने अभी अभी मेडिकल इंटर्नशिप शुरू की थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की। वह दिन मुझे आज भी याद है जब उसके माता पिता उसे हॉस्टल छोड़ने आए थे। अस्पताल के हॉल में खड़े पिता की आंखों में गर्व और उम्मीद थी, लेकिन माँ की आंखों में अजीब सी घबराहट और छिपा हुआ डर। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तानिया बेटा, बस मेहनत से पढ़ाई करना, पैसों की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उनकी आवाज में एक हल्की सी झिंझक थी, जैसे भीतर ही भीतर बेटी को अकेला छोड़ने का गम उन्हें खाए जा रहा हो। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हर शनिवार मंदिर जरूर जाना और खाना टाइम पर खाना। हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन दिल घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तानिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मां प्लीज चिंता मत करो, ये कुछ ही महीनों की बात है। जब प्रैक्टिस पूरी होगी मैं घर लौट आऊंगी और आपको मुझ पर गर्व होगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन मां की आंखों में कुछ और ही लिखा था, जैसे वह अपनी बेटी को रोक लेना चाहती हो, उसे वापस घर ले जाना चाहती हो, मगर शब्द गले में अटक गए। पिता ने तानिया का बैग पकड़ाया, मां ने उसके माथे को चूमा और जल्दी से पीछे हट गईं, क्योंकि अगर एक पल और रुकती तो शायद खुद को संभाल न पाती। तानिया ने गहरी सांस लेकर उन्हें आखिरी बार गले लगाया। टैक्सी आई, माता पिता बैठे और धीरे धीरे सड़क के मोड़ पर ओझल हो गए।
तानिया देर तक वहीं खड़ी रही, उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर हिम्मत थी, मगर उसकी किस्मत में जो लिखा था वह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वह पहली बार अपने सपनों के अस्पताल में कदम रख रही थी। और वहीं उसी अस्पताल के बड़े मुर्दा घर पहाड़ में उसकी जिंदगी एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर आने वाली थी जिसका अंदाजा न उसे था, न उसके रोते बिलखते माँ बाप को। तानिया अलग थी, बिल्कुल अलग। वह उन अमीर जादियों और घमंड से भरी इंटर्न लड़कियों जैसी नहीं थी जो अपने माँ बाप के पैसे और रुतबे के सहारे यहां दाखिल हुई थीं। उसमें ना दिखावा था, ना ही फालतू गप्पे। बस अपने काम पर ध्यान देती, शिफ्ट खत्म होते ही चुपचाप हॉस्टल लौट जाती। फिर भी कभी कभी लंच ब्रेक में मेरे पास आकर बैठ जाती, हमारे साथ उसी स्टील की थाली में खाना खाती, बिना किसी झिझक के। उसकी सादगी, उसका अपनापन मुझे हमेशा हैरान करता। कभी अपनी माँ के हाथ के बने खाने की बातें करती, तो कभी अपने पिता के संघर्ष का जिक्र। मौसी, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किए हैं, अब मेरी बारी है। उसकी ये बातें सुनकर जाने अनजाने में उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रोफेसर और डॉक्टर भी उसकी मेहनत और विनम्रता से खुश थे, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां बाकी इंटर्न्स रसूख और सिफारिशों से अपनी जगह पक्की कर रहे थे, वहीं तानिया अकेली थी जो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही थी। और मेहनत की चमक हमेशा दूसरों के लिए कांटा बन जाती है। धीरे धीरे बाकी इंटर्न्स की जलन बढ़ने लगी। शिकायतें, चुगली, ऊंची पहुंच का इस्तेमाल, और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। सिस्टम ने सच को कुचल दिया। शाम का वक्त था। मैं और तानिया अस्पताल की कैफेटेरिया में खड़े चाय पी रहे थे। मेरी किसी हल्की फुल्की बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी, जैसे जिंदगी अब भी रंगीन हो। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। एक वार्ड बॉय हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें किसी को तलाश रही थीं। तानिया मैडम, तानिया ने कप को होंठों से हटाते हुए कहा। हाँ भैया बोलो। वार्ड बॉय ने कांपते हाथ से एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। ये ऊपर से आया है मैडम, एडमिनिस्ट्रेटर सर ने कहा है तुरंत आपको दिया जाए। तानिया ने हैरानी से लिफाफा लिया। मेरे लिए? इसमें क्या है? वार्ड बॉय ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता मैडम, बस आदेश था। तानिया ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसकी हंसी जैसे वहीं जमी रह गई, ठंडी, बेजान। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या लिखा है? उसकी आंखें बुझ चुकी थीं, होंठ कांपे और वह बमुश्किल बोली, मौसी, इसमें लिखा है कि मेरी अगली पोस्टिंग मुर्दा घर में है। अगली ट्रेनिंग वहीं होगी। मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। क्या? मुर्दा घर? इतनी जल्दी? लेकिन क्यों? कागज पर कोई कारण नहीं था, बस एक ठंडी लाइन, अस्पताल प्रशासन को आपकी सेवाएं मुर्दा घर में चाहिए। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तानिया का चेहरा मेरे सामने था, बेबसी से भरा। मैंने कहा, बेटा हम अपील करेंगे, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है। मुर्दा घर में कौन सी ट्रेनिंग होती है? यह सरासर नाइंसाफी है। वह हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में ऐसी चुभन थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा को नोच लिया हो। नहीं मौसी, रहने दो। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती। मैं अपने माँ बाप के सपनों को दांव पर नहीं लगा सकती, और वैसे भी मुर्दा घर भी तो अस्पताल का हिस्सा है ना? मैंने उसकी आंखों में देखा। वह बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पुतलियों में अंधेरा उतर चुका था। यह पोस्टिंग किसी इनाम की तरह नहीं, बल्कि एक सज्जा थी, उसे तोड़ने, उसका हौसला खत्म करने के लिए। उस रात तानिया सो न सकी। वह हॉस्टल की अंधेरी छत को ताकती रही, सोचती रही, कल से उसका पहला दिन मुर्दा घर में होगा। अगले दिन दोपहर में मेरी शिफ्ट खत्म हुई थी। मैं गलियारे से बाहर निकल ही रही थी कि सामने से तानिया आती हुई दिखी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी जो पहली बार मैंने देखी थी। उसकी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक थी। मेरी सुबह से दोपहर तक वह हॉस्टल से मुर्दा घर की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे किसी अदृश्य बोझ को घसीट रही हो। चेहरे पर अजीब सी खामोशी और आंखों में हल्की दहशत। मैंने उसे रोक कर कहा, डरने की जरूरत नहीं तानिया बेटा,
मैंने सबको बता दिया है कि तू आज से ड्यूटी ज्वाइन कर रही है। सब तुझे समझा देंगे, तेरा काम सीखने में मदद करेंगे। बस तू अपने काम पर ध्यान दे। तानिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और धीमे स्वर में बोली, धन्यवाद मौसी, आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी और आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे मन में कहीं गहरी चिंता बैठ गई थी। अकेली लड़की, पहली बार मुर्दा घर की ड्यूटी, और वह भी उस सन्नाटे से भरे माहौल में। तानिया जैसे जैसे गेट के करीब पहुंची, हवा और ठंडी होती जा रही थी। गेट पर बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसकी लाल आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे रात भर उसने नींद न देखी हो। वह धीमे धीमे उठा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अस्वाभाविक था। तो आप ही नए डॉक्टर हैं? उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। तानिया ने हल्का सिर हिलाकर हामी भरी। चौकीदार उसकी बेचैन आंखों को पढ़ चुका था। कोई बात नहीं बिटिया, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अंदर जाओ, गर्ग साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तानिया ने एक गहरी सांस ली और गेट के भीतर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही सन्नाटा चाकू की तरह उसकी नसों को काटता हुआ लगा। दीवारों पर पीली रोशनी वाले बल्ब टिमटिमा रहे थे, मानो किसी भी पल बुझ जाएंगे। हवा में फिनाइल, फॉर्मलिन और पुरानी दवाओं की मिलीजुली गंध थी, इतनी तेज कि उसकी आंखों में पानी आने लगा। लेकिन उस गंध में कहीं कहीं सड़न की हल्की बू भी थी, जैसे ताजा खून और गलते मांस का मिलाजुला एहसास। सामने लंबा संकरा गलियारा था। दीवारों पर जगह जगह सरकारी नोटिस और चेतावनियां चिपकी थीं, लेकिन उन पर धूल और नमी की मोटी परत जमी थी, मानो सालों से किसी ने छुआ तक न हो। तानिया धीरे धीरे गलियारे से गुजर रही थी। हर कदम पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी और वह गूंज वापस लौटकर जैसे उसका पीछा कर रही थी। दाएं बाएं बंद केबिनों के दरवाजे उसे घूर रहे थे। पोस्टमार्टम कक्ष, स्टोरेज, रिसर्च सेक्शन, लेकिन यह सब जगह इतनी वीरान और ठंडी लग रही थी कि किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। गलियारे के अंत में एक आदमी खड़ा था, सफेद लैब कोट, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए, और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह गहरी और स्थिर। तानिया ठिठक गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। फिर हिम्मत जुटाकर वह आगे बढ़ी। आदमी करीब 55-60 साल का रहा होगा। चेहरा थका हुआ, झुर्रियों से भरा, आंखों के नीचे नींद की गहरी खाई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो इस जगह का हर अंधेरा कोना उसी की निगाहों से बंधा हो। जैसे ही तानिया उसके पास पहुंची, वह धीरे से बोला, तुम हमारी नई इंटर्न? तानिया ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम पूरे 2 मिनट लेट हो। तानिया ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। सॉरी सर, गलती हो गई। वह पास झुककर बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। यहां गलती की कोई जगह नहीं है। यहां हर सेकंड की कीमत होती है, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती। मैं हूं डॉक्टर आलोक गर्ग, पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। 20 साल से इस मुर्दा घर में हूं। यहां आने जाने वाला हर शव, हर आत्मा मेरी आंखों से होकर गुजरती है। तानिया के सीने में एक अजीब सा बोझ उतर गया। डॉक्टर गर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, चलो पहले तुम्हें यह जगह दिखाता हूं, लेकिन याद रखना, यहां का हर दरवाजा, हर गलियारा अपनी कहानी कहता है, और उन कहानियों को सुनने के लिए मजबूत दिल चाहिए। तानिया ने नोटबुक निकाली, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वे दोनों गलियारे से आगे बढ़े। डॉक्टर गर्ग ने इशारा किया, यह मेन कॉरिडोर है। हर शव सबसे पहले यहीं से गुजरता है। कुछ शवों की आंखें यहां तक कि मौत के बाद भी तुम्हें देखती रहेंगी। तानिया ने घबराकर गहरी सांस ली। फिर वे एक पुराने धुंधले बोर्ड के पास रुके। यह इनटेक रूम है, जहां पहली बार शव का नाम, उम्र, मौत का कारण लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ शव ऐसे भी आते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, और तब यह जगह और ज्यादा डरावनी हो जाती है। तानिया के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते ही वे एक भारी लोहे के दरवाजे के पास रुके। दरवाजे पर साफ लिखा था, अधिकारियों को छोड़कर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। डॉक्टर गर्ग धीमी आवाज में बोले, यही असली जगह है, पोस्टमार्टम रूम, जहां हर शव का सच बाहर आता है। लेकिन याद रखना तानिया, कभी कभी सच इंसान से ज्यादा डरावना होता है। तानिया ने उस दरवाजे को देखा
और उसके दिल में पहली बार सच्चा डर उतर गया। तानिया ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है सर। डॉक्टर गर्ग की आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने अपनी सूखी उंगलियां मेज पर टिकाई और कहा, जाओ उस कमरे से 22 नंबर वाले पेशेंट की फाइल ले आओ। तानिया चौंकी। लेकिन सर, आप तो कह चुके हैं कि रात 9 बजे के बाद वहां। गर्ग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज लोहे जैसी ठंडी थी। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, फाइल चाहिए और चाहिए अभी। तानिया का दिल धक से रह गया। अब क्या करूं? गर्ग तो किसी की सुनते ही नहीं। फाइल तो लानी ही होगी। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बुदबुदाई। लेकिन उस खड़ूस गर्ग ने साफ मना किया था कि 9 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाएगा। अब अचानक उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद की चमक आई। हाँ, वॉचमैन राजेश, उसने तो खुद कहा था कि वह डॉक्टर गर्ग का खास आदमी है। उसी से कह देती हूं। हाँ, वही सही रहेगा। वह बिना देर किए चप्पल पहन, बैग उठाकर नाइटी में ही तेजी से मुर्दाघर की ओर निकल पड़ी। रात के 11 बज चुके थे। अस्पताल की पिछली गली घुप अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक बस सन्नाटा और कभी कभी किसी आवारा कुत्ते की कराहती हुई आवाज तानिया के कदमों की आहट जैसे खुद उसका पीछा कर रही थी। मुर्दा घर का गेट सामने आया, पर वहां कोई नहीं था। उसके पैर ठिठक गए, सीने में घबराहट भर गई। राजेश कहां गया? ड्यूटी पर तो होना चाहिए था ना। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। अब क्या करूं? अगर राजेश नहीं है तो मुझे ही जाना होगा। उसने गहरी सांस ली और फुसफुसाई, हाँ, धीरे से जाकर फाइल ले आती हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गेट पार करते ही उसके कदम और भारी हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। बस कॉरिडोर में टिमटिमाता एक बल्ब जो कभी रोशनी देता, कभी बुझने को होता। तानिया धीरे धीरे डॉक्टर गर्ग के केबिन की ओर बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे पूरा गलियारा सुन सकता हो। तभी बगल के कमरे से मैं गाने की आवाज अम्मी बाज आई। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात होना हो। तानिया ठिठक गई। ये आवाज, ये गाना इस वक्त? उसने कांपते हाथ से दरवाजे के कोने से झांका। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। राजेश जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह शराब में धुत। उसके चारों ओर बोतलें बिखरी थीं। रेडियो से वही पुराना गाना बज रहा था। तो ये है डॉक्टर गर्ग का खास आदमी। तानिया ने मन ही मन सोचा। ड्यूटी छोड़कर शराब में धुत पड़ा है। उसने होंठ काटे और फुसफुसाई, ठीक है, यही मौका है। फाइल लेती हूं और चुपचाप निकल जाती हूं। वह धीरे धीरे केबिन के पास पहुंची। दरवाजा खुला था। थैंक गॉड। उसने राहत की सांस ली। अंदर दाखिल हुई। हल्की अंधेरी रोशनी में टेबल पर फाइल साफ दिखाई दे रही थी। उसने झट से फाइल उठाई और बैग में रख ली। काम खत्म, अब बस यहां से निकलना है। लेकिन बाहर निकलते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। अब उसकी चप्पलों की आहट भी उसे अजनबी सी लग रही थी। वह तेजी से बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नजर कॉरिडोर के आखिरी कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। तानिया ठिठक गई। ये तो वही कमरा है जहां जाने से डॉक्टर गर्ग ने साफ मना किया था। उसका मन हुआ भाग जाए, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा ने उसके कदम रोक लिए। धीरे धीरे वह उस दरवाजे की ओर बढ़ी। कांपते हाथ से कोने से झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी में डॉक्टर गर्ग दिखाई दी, पूरी तरह नग्न अवस्था में। उनके सामने स्ट्रेचर पर एक महिला की लाश पड़ी थी, वह भी निर्वस्त्र। और डॉक्टर गर्ग उस लाश के साथ शोधा से भी नीचे गिर चुके थे। तानिया के गले से आवाज तक नहीं निकली। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। और तभी उसने देखा, स्ट्रेचर के पास एक पुरानी तस्वीर रखी थी। वह किसी शैतान की तस्वीर थी। काली आंखें, लंबी जीभ और तेज दांत। लेकिन इससे भी खौफनाक बात यह थी कि गर्ग सिर्फ उस लाश का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी अज्ञात भाषा में मंत्र जप अक्षितर भी कर रहे थे। नरसिंघर न होले, कृपा विष्णु, साक्षात दानवो। उनकी आवाज गूंज रही थी, जैसे हर दीवार से टकराकर और डरावनी हो रही हो। अचानक कमरे के अंधेरे कोने से कोई हरकत हुई। तानिया की आंखें फैल गईं। वहां घुप साया हिल रहा था। धीरे धीरे गुर्राने और हंसने की आवाज आने लगी। हाँ 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 हाँ। जैसे ही वह साया रोशनी के करीब आया, तानिया का खून सूख गया। वह वहीं था, वही शैतान जिसकी तस्वीर लाश के सामने रखी थी।
उसका शरीर इंसान से कई गुना बड़ा, खाल काली और फटी हुई, आंखें अंगारे जैसी और मुंह से खून टपकता हुआ। तानिया के होंठों से हल्की सिसकारी निकली और तभी शैतान की आंखें सीधे उसकी आंखों में धंस गईं। उसकी आंखें ऐसी काली थीं जैसे किसी अंतहीन गुफा का मुंह जहां से रोशनी कभी लौट कर ना आए। उसके सिर पर मुड़े तुड़े धारदार और टेढ़े सींग उगे हुए थे, जैसे किसी प्राचीन जानवर की खोपड़ी से निकले हों। चेहरा आधा इंसान आधा जानवर, होंठों से खून टपकता और दांत बाहर निकले हुए। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि भूख थी, ऐसी भूख जो इंसानी जिस्म और आत्मा दोनों को निगल जाए। गर्ग अचानक कांपते हुए घुटनों के बल गिर गए। उनका चेहरा भय और भक्ति से भरा हुआ था। वह उस शैतानी आकृति के सामने सिर झुकाए बार बार उस औरत की लाश की ओर इशारा कर रहे थे। ये लो मेरे आका, ये तुम्हारी है, स्वीकार कीजिए इसे। शैतान की हंसी पूरे मुर्दा घर में गूंज उठी। वह हंसी ऐसी थी जैसे लोहे की सलाखों को रगड़कर निकली आवाज, कान फाड़ देने वाली और आत्मा को भेद देने वाली। गर्ग भी पागलों की तरह हंसे। आखिरकार बरसों की तपस्या पूरी हुई। मेरी भेंट, मेरी निष्ठा स्वीकार कीजिए मेरे मालिक, रेक्स मुंडी निगरी, काली दुनिया के राजा। शैतान ने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली और लाश के ऊपर झुक गया। अगले ही पल ऐसा दृश्य शुरू हुआ जिसे देखना इंसानी दिमाग सह ही नहीं सकता। वह लाश को अपने पंजों से चीरता, उसे भोंकता और उसके खून से पूरे फर्श पर शैतानी चिन्ह बना रहा था। हवा में सड़ी हुई मांस और गंधक की बू भर गई थी। तानिया का गला सूख चुका था। उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे डर था कहीं ये आवाज शैतान तक न पहुंच जाए। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें नम हो चुकी थीं। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन घिन और डर से उल्टी उसके गले तक आ गई। उसे अचानक याद आने लगे डॉक्टर गर्ग के केबिन में टंगे अजीब चित्र, वो चित्र जिनमें इंसान को काट काट कर किसी देवता को चढ़ाया जा रहा था। वो एडल्ट पत्रिकाएं जिनमें सेक्स से पहले की हैवानियत को पूजा की तरह दिखाया गया था। तब उसे लगा था यह सिर्फ किसी बीमार आदमी की मानसिक गंदगी है, लेकिन अब सच्चाई सामने थी। यह सिर्फ विकृति नहीं, यह एक शैतानी अनुष्ठान था। उसने कोने में झांक कर देखा। वहां फर्श पर एक खून से बना चिन्ह था। बीचों बीच लैटिन में लिखा था रेक्स मुंदी निगरी, मतलब काली दुनिया का राजा। तानिया की रूह जम गई। गर्ग कोई मामूली साइको नहीं था। वह बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। यह सब सिर्फ मौतों का खेल नहीं था, यह एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसमें इंसानी लाशें शैतान के लिए भेंट थीं और बदले में ताकत, अमरता या कुछ और, कुछ अकल्पनीय। अचानक, है कौन है वहां? आवाज इतनी अचानक थी कि तानिया का दिल थम गया। यह नाइट गार्ड राजेश था। नशे में लड़खड़ाता हुआ आंखें मलता वहां आ रहा था। उसने फिर चिल्लाकर कहा, कौन है बे, छुप क्यों रहा है? तानिया अंधेरे में सिकुड़ गई। वह जानती थी अगर राजेश फिर चिल्लाया तो शैतान और डॉ गर्ग दोनों उसका पता लगा लेंगे। लेकिन राजेश ने दोबारा दहाड़ मारी, निकाल बे, कौन है वहां? उसकी गूंज पूरे मुर्दा घर में फैल गई। अगले ही पल शैतान की कुर्राहट से दीवारें हिल गईं। उसकी आंखें लाल हो उठीं और उसने डॉ गर्ग को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। फिर धुएं की तरह वह उसी अंधेरे कोने में समा गया जहां से आया था। डॉक्टर गर्ग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, नहीं नहीं आका, अभी नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरी भेंट अधूरी है, मुझे मेरी शक्ति चाहिए। वह हवा में हाथ पांव मार रहे थे जैसे उस अदृश्य शैतान को पकड़ लेंगे। इधर राजेश लड़खड़ाता हुआ तानिया की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें मदहोश और हवस से भरी हुई थीं। अब तानिया फंस चुकी थी। एक तरफ वो पागल शराबी राजेश, दूसरी तरफ साइको डॉ गर्ग और तीसरी तरफ वो अदृश्य शैतान जो कभी भी वापस लौट सकता था। घबराहट में तानिया तेजी से पास रखे स्ट्रेचर के नीचे घुस गई। ऊपर से फटा हुआ सफेद कपड़ा लटका था जिसने उसे ढक लिया, लेकिन उस कपड़े की छेदियों से वह सब साफ देख पा रही थी। उसका दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था शायद बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। राजेश लड़खड़ाते कदमों से कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी डॉक्टर गर्ग पागलपन से दहाड़ पड़ा, राजेश, कमीने, सब बर्बाद कर दिया तूने। किसने कहा था कुत्तों की तरह चिल्लाने को? किसने दी तुझे अंदर आने की इजाजत? राजेश हड़बड़ाकर वहीं रुक गया।
उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। सॉरी सर, मैंने दरवाजे के पास किसी को खड़ा देखा था, बस चेक करने चला आया। डॉ। गर्ग अचानक बिजली सी तेजी से उसकी तरफ झपटा। उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर उसकी सांसें सूंघी और कुर्राया। हरामखोर, शराब की गंध आ रही है तुझसे। नशे में बकवास करता है, इतनी गैर जिम्मेदारी। राजेश कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सर, नशे में हूं, पर झूठ नहीं बोल रहा। सच में मैंने किसी को देखा था वहां। गर्ग की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसकी उंगलियों की हड्डियां चटकने की आवाज आई। अगर गेट पर तू होता तो कोई अंदर आता ही कैसे बेवकूफ? किसे देख लिया तूने? राजेश अब पसीने पसीने था। कांपते हुए बोला, सर वो मैं थोड़ी देर बाथरूम चला गया था, शायद तभी। गर्ग ने उसके गले पर पंजे जैसे हाथ कस दिए। उसकी नसें उभर आईं। अबे, अगर वो यहां से भाग गया तो तेरी लाश को भी यहीं सड़ा दूंगा इन मुर्दों के बीच। राजेश की आंखें बाहर निकल आईं। छटपटाते हुए उसने किसी तरह सांस खींची और हाँफते हुए बोला, अभी अभी ढूंढता हूं सर। गर्ग ने उसे धक्का मारा। वह लड़खड़ा कर अंधेरे गलियारे में गिरते गिरते संभला और कांपते हाथों में टॉर्च थामकर मुर्दा घर की छानबीन करने लगा। तानिया फटे कपड़े के नीचे से यह सब देख रही थी। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। उसने खुद को और भी सिकोड़ लिया। उसकी सांसें रुक रुक कर निकल रही थीं। अब राजेश अंधेरे गलियारों में घूम रहा था। टॉर्च की हल्की सी रोशनी दीवारों पर पड़ती और वहां टंगे जले कटे इंसानी फोटो जैसे छायाओं की शक्ल में सामने आ जाते। हर बार तानिया का कलेजा मुंह को आ जाता। उसके कदमों की आहट पास आती जा रही थी। ठक ठक ठक। तानिया ने हिम्मत कर बाहर झांका। राजेश अब ठीक उसी स्ट्रेचर के पास आ खड़ा हुआ था जिसके नीचे तानिया छुपी थी। उसकी सांस रुक गई। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। अब खत्म। राजेश झुकने ही वाला था कि अचानक खुद को गालियां देने लगा। साला, यहां कुछ नहीं है, यूं ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। चलो बाकी कैबिन्स देखता हूं। इतना कहकर वह दूसरी दिशा में चला गया। तानिया ने हल्की सी राहत की सांस ली। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। सुबह तक, हां, सुबह तक यहीं रहूंगी। दाई आएगी, सब बता दूंगी, पुलिस आएगी। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को मन ही मन दिलासा दिया। लेकिन तभी पूरे मुर्दा घर में असामान्य खामोशी छा गई। गर्ग की दहाड़ें बंद, राजेश की आहट भी गायब, जैसे पूरा स्थान मर चुका हो। यह सन्नाटा किसी मौत से भी ज्यादा डरावना था। दिल धड़कते धड़कते रुकने जैसा हो रहा था, लेकिन तानिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे धीरे कपड़े की उस छेद के पास आंख रखी और अगले ही पल उसका खून जम गया, क्योंकि उस छेद के दूसरी तरफ पहले से ही एक आंख उसे घूर रही थी। वह आंख इंसानी नहीं थी, पूरी काली, बिना सफेदी के, सिर्फ अंधकार। वह आंख झपकती भी नहीं थी, बस उसे लगातार घूर रही थी। तानिया का गला सूख गया। उसकी सांस वहीं अटक गई। स्ट्रेचर के नीचे पड़ी वह अब जान चुकी थी। उसकी मौजूदगी का राज खुल चुका है। राजेश ने लोहे का स्ट्रेचर एक तरफ पटक दिया। भारी धमाके के साथ तानिया नंगे फर्श पर गिरी। उसके शरीर पर लगी चोटों का दर्द इतना था कि वह रेंगते हुए भी मुश्किल से हिल पा रही थी। प्लीज छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसकी कराहती आवाज ठंडे कमरे में गूंज रही थी। डॉ। गर्ग के चेहरे पर शिकारी मुस्कान फैल गई। उसके होंठों से निकला हर शब्द जहर से भरा हुआ था। पुलिस बुलानी थी ना तूने? बुला ले। तानिया ने रोते हुए कहा। मैं यहां से चली जाऊंगी, कसम है, अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन गर्ग ने उसकी चीखों को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे किसी कसाई के लिए बकरा सिर्फ मांस होता है। उसने उसके बाल पकड़कर खींचा और कमरे के भीतर घसीट ले गया। तानिया दर्द से तड़पती रही, चीखती रही। उस कमरे की दीवारों पर वही अजीब चिन्ह चमकने लगे थे। मोमबत्तियों की लौ खून जैसी लाल हो चुकी थी। हर परछाई ऐसे हिल रही थी मानो दर्जनों भूत वहां मौजूद हों। गर्ग ने राजेश की तरफ इशारा किया। बांध इसे, आज इसकी चीखें मेरे आंखा तक पहुंचनी चाहिए। तानिया के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए। उसकी चीखें मुर्दा घर की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। फिर शुरू हुआ असली खौफ।
डॉक्टर गर्ग ने अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। उसके ब्लेड पर किसी काले तरल का लेप था। वह तानिया की त्वचा पर अजीब सी लकीरें बनाने लगा, जैसे किसी बलि की तैयारी हो रही हो। हर कट के साथ तानिया की चीखें और भी खौफनाक होती गईं। उसकी आवाज ने कमरे को नरक बना दिया। राजेश कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर और हैवानियत दोनों की मिलीजुली छाप थी। डॉ गर्ग बार बार वही लैटिन शब्द दोहरा रहा था। रेक्स मुंडी निगरी, काली दुनिया का राजा, मेरी भेंट स्वीकार कर। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा और तभी वह परछाई, वही शैतानी आकृति फिर से कमरे में उतर आई। उसकी कुर्राहट ने पूरा मुर्दा घर हिला दिया। मोमबत्तियों की लौ लपलपाने लगी। गर्ग ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, ले जा, इसकी आत्मा ले जा, मेरी ताकत लौटा दे। तानिया दर्द से तड़पती हुई बस एक ही शब्द बड़बड़ा रही थी, मां। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं, उसकी सांसें टूटने लगीं और आखिरकार एक आखिरी चीख के साथ उसकी आत्मा उस अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए कैद हो गई। गर्ग और राजेश ने उसकी निस्संदेह लाश को फ्रीजर में ठिकाने लगाया। उसके कपड़े और बैग आग में जला दिए गए, जैसे वह लड़की कभी इस दुनिया में आई ही नहीं थी। अगली सुबह अस्पताल और हॉस्टल में हड़कंप मच चुका था, लेकिन तानिया, वह अब सिर्फ एक और अनक्लेम्ड बॉडी थी, काली दुनिया के राजा को चढ़ाई गई बलि। तानिया के गुमशुदा होने की खबर सुनकर माता पिता दौड़े दौड़े थाने पहुंचे। चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और हाथ में बेटी की तस्वीरें। पिता ने कांपती आवाज में कहा, सर, मेरी बेटी कल रात से हॉस्टल नहीं लौटी। हमें यकीन है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ड्यूटी पर बैठे इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी पीछे टिकाई, बीड़ी का लंबा कश लिया और बेरुखी से हंस पड़ा। 48 घंटे से पहले कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, समझे? वो नाबालिग तो है नहीं, वापस आ जाएगी। शायद किसी दोस्त के यहां रुक गई हो, या फिर, उसने आंखें मटकाकर कहा, किसी आशिक के साथ भाग गई होगी। यह सुनते ही तानिया की मां की आंखें छलक पड़ी। नहीं सर, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं रहती। प्लीज उसे ढूंढिए। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ पटकते हुए गुर्राया। मैडम, हमें अपना काम मत सिखाइए। अगर वो आपकी बेटी है तो संभाल कर रखना चाहिए था। अब हमें दोष मत दीजिए। बाहर जाइए, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सर, वो मेरी इकलौती संतान है, उसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। इंस्पेक्टर ने आंखें तरेर कर थूक उगल दिया और ठंडी आवाज में बोला, चलो निकलो, वरना बाहर फेंकवा दूंगा। अपनी बेटी खुद संभालो। थाने से बाहर निकलते हुए तानिया के माता पिता के चेहरे पर बेइज्जती का बोझा था। जिनसे उम्मीद थी, वहीं उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। 48 घंटे बाद पुलिस ने मजबूरी में केस तो दर्ज किया। तानिया की फोटो फाइल में चिपकाई गई, कुछ पेपरों पर मुहर लगी और फिर वह फाइल ढेर सारी पुरानी फाइलों के बीच खो गई। हर सुबह तानिया के पिता थाने जाते, वही सवाल पूछते, कोई खबर मिली? और हर बार वही रटाटाया जवाब सुनते, जांच चल रही है, कुछ पता चला तो बता देंगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर पुलिस ने आधिकारिक मुहर लगाकर केस को अनसुलझा घोषित कर दिया। बस यहीं कहानी खत्म कर दी गई। तानिया की मां की चीखें सरकारी दीवारों से टकराकर लौट आती। उसके पिता की बेचैनी सिस्टम की चुप्पी में कहीं दफन हो गई। लेकिन सच कहां गया? सच तो उसी मुर्दा घर में सड़ रहा था, जहां डॉक्टर मेहताब और दिलरुबा अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। राजेश अब भी वही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों दरिंदे आज भी वही हैं, नई मासूम शिकारबाज की तलाश में। तानिया का सच, उसका दर्द और उसकी मौत, सब कुछ उसी मुर्दा घर के अंधेरे फ्रीजर में हमेशा के लिए कैद हो गया। और उस सिस्टम ने, जिस पर भरोसा था, उसकी आत्मा को भी धोखा दिया।